नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम को लेकर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आप सब जानते हैं कि हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि विभिन्न विषयों पर आपसे बातचीत कर सके, साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सके, यही हमारा प्रयास होता है। हम आपको बता दें कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम है। तो चूंकि ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है तो हमारे कुछ टेलीफोन नंबर्स भी आपके लिए हैं। उन नंबर्स का इस्तेमाल करके आप हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न हमसे कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों से अपने प्रश्न कर सकते हैं। हम आपको बता दें हमारा जो आज का नंबर है वो है 0755-2660-049। साथ ही एक टोल फ्री नंबर जो एकदम निःशुल्क है, इस नंबर का इस्तेमाल करके भी आप हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों को हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कीजिएगा 1800-233-0040। तो चूंकि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस प्रयास में लगे रहते हैं कि हमेशा भारत हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाकर हमेशा अव्वल रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ हमारे दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। उन मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उसके पहले हम आज आपको तिथि बता देते हैं कि हमारी आज की तिथि क्या है। आज की तिथि है भादो माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। दिन है सोमवार, 29 अगस्त का आज दिन है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। किसी भी दिन की शुरुआत यदि एक अच्छे से विचार के साथ हम करते हैं तो निश्चित ही वो दिन हमारा सफल हो जाता है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सुविचार पर। हमारा आज का सुविचार है, जब मेहनत आदत बन जाए तब कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। निश्चित ही मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता हासिल करना तो हम सब जानते हैं, पर मेहनत करने में कतराते हैं। यदि हम मेहनत करना सीख लेंगे ना तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। आज हमारा विषय है राष्ट्रीय खेल दिवस। चूंकि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, इस विषय पर बात करेंगे। साथ में खेलों में भारत की क्या स्थिति है उस विषय पर भी आज हम बात करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में, मेहमान के रूप में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे अब आपका परिचय करा दें। आइए मिलते हैं हमारे मेहमान से। हमारे साथ हैं ओलंपिक खिलाड़ी समीर दाद। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत समीर जी से आपका परिचय हमने कराया। ओलंपिक्स में आपने हॉकी की यदि हम बात करते हैं तो भारत में भोपाल का जो नाम पहुंचा है हॉकी के क्षेत्र में, या भोपाल में हॉकी का जो नाम है वो समीर दाद के कारण ही है। तो समीर जी आज हमारे साथ में हैं, उनका तो हम स्वागत कर ही रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हेमलता कोठारी जी। मैडम नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आप समाज सेवी हैं, पूर्व पार्षद भी आप रही हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए कार्य आप कर रही हैं। दिन प्रतिदिन आप समाज सेवा से जुड़े हुए कार्य कर रही हैं। शुरू करते हैं, आपके सफर की बात हम करते हैं। चूंकि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, हम सब जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्मदिन भी है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को पूरा विश्व मनाता है खेल दिवस। उसके पहले कि हम अपने मेहमानों से बात करें, क्यों ना एक नजर डाल ली जाए आज के इतिहास पर। तो जल्दी से आज का इतिहास हम जान लेते हैं। 29 अगस्त को यानी आज के दिन 1905 में भारतीय हॉकी के इतिहास में कई सुनहरे पन्ने जोड़ने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। 1947 की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का आज के दिन गठन हुआ। साथ ही हम बात करेंगे 2018 की, तो 29 अगस्त के ही दिन सन 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में भारत को दोहरी सफलता मिली। अर्पिंदर सिंह ने पुरुषों की त्रिकूट में और स्वप्ना वर्मन ने महिलाओं की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। अब चलते हैं 2021 की ओर। 2021 में पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना बेन पटेल और ऊंची कूद की यदि हम बात करें तो ऊंची कूद के एथलीट निषाद कुमार ने रजत पदक जीते थे आज के दिन। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिली थी आज के दिन यानी 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है,
ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो हॉकी स्टिक थी उसमें ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि लोगों को ऐसा लगता था कि कहीं इनकी हॉकी स्टिक में चुंबक तो नहीं लगा है। जी हाँ, एक बार की बात है, हॉलैंड की बात कर रहे हैं हम। हॉलैंड में एक बार मेजर ध्यानचंद जी हॉकी खेल रहे थे। उस समय पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा डाउट हुआ, क्यों ऐसा लगा, क्यों ऐसी शंका उनके मन में जाहिर हुई, लोगों के मन में, कि कहीं इनकी चुंबक तो नहीं लगा इनकी हॉकी स्टिक में। तो उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ा गया, चेकिंग की गई और फिर देखा कि लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी स्वयं एक जादूगर हैं, एक स्टार हैं हॉकी के, और उनके ही सम्मान में आज के दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं और इस विरासत को आगे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समीर दास जी जो आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान के रूप में मौजूद हैं, भोपाल को एक विश्व पटल में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने खेल से, अपने काम से। समीर जी आप तक पहुंचेंगे और बातों के सिलसिले को हम शुरू करें तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इतने सारे गेम्स हैं, इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, हॉकी को ही आपने क्यों चुना? देखिए, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि भोपाल जो है हिंदुस्तान में हॉकी की वजह से जाना जाता है। बिल्कुल। और जिस वक्त मैं बड़ा हो रहा था तो हर जगह, हर फील्ड पे हॉकी हुआ करती थी। और चूंकि मेरे फादर, मेरे सारे भाई सभी हॉकी खेला करते थे, तो उन सबको देख के मुझे भी लगा और मुझे गेम अच्छा लगा हॉकी खेलने में, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है उसकी और बहुत मज़ा आता है जब फील्ड पे खेला जाता है। तो ये सब देखकर मुझे भी हॉकी का शौक़ हुआ। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपके बारे में जो मुझे पता चला है वह यही पता चला कि विरासत में मिला है आपको हॉकी। आपके पिताजी, आपके दादाजी सभी हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जो जेनेटिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रगों में ज़रूर दौड़ती हैं, तो शायद यह भी एक वजह रही कि आपने हॉकी को अपनाया। जी बिल्कुल। देखिए, मेरे फादर खेले, फिर मेरे सारे भाई भी हॉकी प्लेयर रहे और अभी मेरा बेटा भी खेल रहा है, मेरे भतीजे भी, क्योंकि वो एक चली आ रही, जैसे आपने कहा कि जेनेटिक एक लेगेसी है हमारी हॉकी। और ख़ास करके भोपाल जैसे शहर में, क्योंकि हर जगह हॉकी हुआ करती थी। मानता हूँ आजकल थोड़ा सा कम हुआ है रुझान बच्चों का हॉकी की तरफ, लेकिन अभी भी जो पुराने हमारे जो लोग हैं, जो हॉकी को देखा है, जिन्होंने खेला है, वो आज भी बात करते हैं भोपाल की हॉकी की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि हॉकी की यदि हम बात करते हैं तो विश्व पटल में एक अलग नाम, अलग पहचान बनाई है भारत ने हॉकी के कारण। और इसके पहले कि मैडम आप तक हम पहुंचे, हेमलता जी, हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, नेत्रदान पखवाड़ा वीक चल रहा है। और नेत्रदान का क्या महत्व है, इस विषय के लिए हमने आज उस पर आपसे बात करेंगे। हमारे साथ में हमारी एक डॉक्टर हैं, उनसे आज हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या महत्व है नेत्रदान करने का। हेलो जी मैडम, नमस्कार। मैडम, नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या जरूरत है नेत्रदान पखवाड़ा मनाने की। नेत्रदान पखवाड़ा जो है वो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चल रहा है जी। और नेत्रदान पखवाड़ा की जरूरत ये है कि नेत्रदान करने से ये एक आदमी जो 2 कॉर्निया डोनेट करता है, तो एक आदमी से 2 जो मनुष्य अंधेपन की दुनिया से गुजर रहे हैं उसको रोशनी मिलती है, और एक आदमी दान करता है, फिर 2 लोग की आंखों में रोशनी मिलती है। और ये स्पेसिफिकली कॉर्निया की डिसीज से जो अंधापन आता है जी। मैडम, कुछ भ्रांतियां भी हैं लोगों के मन में नेत्रदान के प्रति, तो हम चाहेंगे कि एक आप संदेश जरूर दें कि क्यों नेत्रदान करना जरूरी है और ये जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करें। नेत्रदान करना जरूरी इसलिए है कि हम एक तो मनुष्य जो जिसकी बच्ची हो गई है उसकी आंख अलाइव है, वो अपनी आंखों से देखता रहता है। सेकेंड थिंग है, इसकी जरूरत इसलिए है कि 2.5 मिलियन जो लोग जो हैं वो कॉर्निया के कारण अंधापन है, और उनको यदि मृतक की कॉर्निया लग जाएगी, नेत्रदान हो जाएगा, तो उनको दिखने लगेगा, रोशनी दिखनेगी। तो एक तरह से हम मनुष्य के जीवन को बदल देते हैं, उसको रोशनी प्रदान करते हैं, नेत्रदान करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी जानकारी अभी मैडम आपने हमें दी। और ये बिल्कुल सही है कि यदि हमारी आंखें हमारे मरने के बाद भी जीवित रहती हैं और वे इस खूबसूरत दुनिया को देखती हैं तो निश्चित ही हमारी जिंदगी सफल है। अपनी जिंदगी तो हम रोशन करें ही, दूसरे की दुनिया को भी रोशन करने का एक हम प्रयास करें, नेत्रदान करें, नेत्रदान महादान। और आइए बातों के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे एक और मेहमान हमारे साथ हैं समाज सेवी पूर्व पार्षद हेमलता कोठारी जी। मैडम,
आपसे हम बात करेंगे कि जो समाज सेवा का ये जो आपके मन में ख्याल आया, वो क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि आपने सोचा कि समाज सेवा मुझे करनी है? मैं बचपन से ही जैसे अपने परिवार में देखती थी, मैं अपने फादर को देखती थी कि वो किस तरह से काम करते हैं। उन्होंने काफ़ी, मैं छोटी थी जब उन्होंने एक प्याऊ और लाइब्रेरी लगाई, तो मुझे इतना अच्छा लगा। उसमें इंदिरा गांधी जी आई थी उद्घाटन करने बडनेरा में। तब से मुझे लगा कि मेरे पापा ये काम कर सकते हैं, क्यों नहीं मैं भी कर सकती हूँ कुछ काम। तो उनका मुझे मतलब परिवार का तो मुझे आशीर्वाद था ही, और हमेशा मतलब ये हमेशा तत्पर रही, कोई दुखी मेरे सामने नहीं दिखना चाहिए। जो भी है उनका कैसे अपन वो करें, उसकी सेवा किस तरह कर सकते हैं, वो मेरे मन में भाव आते थे। एक मेरी बड़ी बहन है जो दिल्ली में आज, वो मेरी एक बिल्कुल माँ की तरह उम्र की है, लेकिन उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। वो दिल्ली में जो कुष्ठ आश्रम है, कुष्ठ लोगों की ऐसी टोली बनी रहती थी। एक दिन जब वो घूमने गई होंगी, वो खाना ले लेके कभी कभी देने जाती थी, लेकिन बोले पानी बरस रहा है, कुष्ठ लोग ऐसे पड़े हैं, क्यों हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया कि रेत सीमेंट और जो होते हैं लोग, उनसे बात की। हाँ, तो उनसे बात करके उन्होंने क्या किया कि एक रूम, इसमें एक खिड़की मात्र और एक दरवाजा जी, ऐसा बना के काफ़ी जितने लोग थे, फैमिली को एक एक जगह रखा। वाह उसको। और मैं अक्सर वहाँ दिल्ली जाती रही हूँ, और उनके कार्यों में मैं भी शामिल थी जी, सहयोग दिया। और काफ़ी लोगों ने, जब बोलते ना कोई अच्छा काम करने जाते, दान देने वालों की कोई कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन दान सही जगह पहुँचना चाहिए। उन्होंने उसमें एक प्रार्थना हॉल भी बनाया, तो उसमें उन्होंने प्रार्थना का सुबह चालू कर दिया। वो लोग सुबह प्रार्थना करते थे उसमें जी, क्या तो प्रार्थना सुबह चालू होती, सारे लोग प्रार्थना करने इकट्ठे होते थे एक जगह, बाकी जो चलता रहता था। जब लोगों को पता चला कि यहाँ तो ये एक महिला, ये कुछ उन्होंने अपनी फ्रेंड सर्कल को भी साथ में जोड़ा, और साथ में जुड़ते गए, बोलते ना कि कारवां बढ़ते रहा जी, कि एक शुरुआत की उन्होंने। और उसमें उनका क्या है, कभी भी कोई भी खाना कहीं मतलब घर में रहती मिठाई, तो वो सोचती है अरे ये 2 किलो मिठाई है, मैं 5 किलो और मिला देती हूँ, उनको बांट आती हूँ, वो बेचारे खा लेंगे। ये उनके हमेशा भाव रहे, मतलब सेवा भाव हमेशा रहा, और वही आपको भी हमेशा उसने प्रेरित किया, प्रेरित किया। और आज भी मुझे लगता है कि मैं भी जाती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड का दिन था, तब भी मैं कुष्ठ आश्रम और कैंसर हॉस्पिटल में जाके खाना दे के आई हूँ। अभी बीच में भी मैं गई, अब बताना नहीं चाहिए देने के लिए, बोलते हैं ना एक हाथ से 2 दान तो दूसरे हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। तो लेकिन उसके बाद बच्ची की शादी भी करी उन्होंने, वहाँ कुछ लोगों की जो बच्चियाँ थी, और वो बच्ची के वहीं पे लड़का देख के उन्होंने वहाँ शादी करी, उसमें मैं शामिल हुई जी। कल मैं सोच रही थी कि पहले शायद फोटो मंगा लूं वहाँ के, दिखाती आपको, और कभी दिखाऊंगी मौका आएगा तो। लेकिन इतना अच्छा आनंद आता है ऐसे गरीबों की सेवा करने में हमेशा। जब हम किसी और की मदद करते हैं, जब हमारे हाथ किसी की मदद के लिए उठते हैं, तो स्वतः ही हमें बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारे लिए नहीं, वरन जब हम किसी को दें तभी हमारी ज़िंदगी की सार्थकता है। और वही काम आप कहीं ना कहीं करने का प्रयास कर रही हैं, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रही हैं। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बातें आप कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए हम अपने कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हमारे नियमित श्रोता हैं बाराबंकी से नंद स्वरूप जी। जी, मैं जानना चाहता हूँ खेल के मैदान में जाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए हमें किससे संपर्क करना चाहिए और किससे मुलाकात करनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए? दूसरी चीज, जैसे हम लोग व्यायाम करते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसी प्रकार से खेल कूद से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे कितना अच्छा असर पड़ता है, कितने % हमें फायदा मिलता है उसका? नंद स्वरूप जी, आपसे उत्तर चाह रहे हैं कि खेल कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में, और यदि हम जुड़ना चाहते हैं खेलों से तो हमें कहाँ पे संपर्क करना होगा? देखिए नंद कुमार जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर आप कोई भी खेल, मैं हॉकी से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, लेकिन कोई भी अगर आप खेल खेलते हैं तो यकीनन आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है, जो आपको जो तंदुरुस्ती चाहिए बढ़ती उम्र के ख़ास कर के साथ, वो सब कुछ मिलेगी। और जहाँ रहा सवाल कि आप जहाँ भी रहते हैं
वहाँ आसपास कोई भी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हो या कहीं कोई खेल होता हो, वहाँ जाके कोच से संपर्क करें। वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए, आपकी एज क्या है, क्योंकि हर चीज़ एक एज के हिसाब से होती है। छोटा बच्चे की ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी अलग होती है, उम्र के हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे, तो आप उनको फॉलो करें, तो मुझे लगता है आपको बहुत ही आसानी होगी और अच्छा रहेगा। समीर जी, बहुत अच्छे से आपने इनके प्रश्न का उत्तर दिया। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के आप कोच भी हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। तो यदि हॉकी से कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो उसको क्या प्रयास करने चाहिए, कैसे जुड़ सकता है हॉकी की यदि बात करें? देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तो अगर हॉकी से आपको जुड़ना है तो आपकी, अगर आप छोटे बच्चे हैं 12 साल 14 साल के, तो आप उसमें करियर अपना ढूंढ सकते हैं। और अगर थोड़ी सी एज ज़्यादा हो गई है और आप सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए खेलते हैं, तो हमारे भोपाल में जैसे मैंने कहा कि बहुत हॉकी प्लेयर हैं पुराने, जो ऐशबाग ग्राउंड पे भी खेलते हैं, बाबे अली ग्राउंड पे भी हॉकी होती है। तो वो एक थोड़ी एज वाले हैं जो अपनी सिर्फ फिजिकल फिटनेस और अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने तंदुरुस्ती रखने के लिए वो हॉकी रोज़ खेलते हैं जी। तो जैसा भी आपको लगता है, अगर कोई बच्चा छोटा है तो वो मेरी एकेडमी उनके लिए खुली हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है। अभी सारी एकेडमीज़ खोली हैं उन्होंने, हॉकी की भी एकेडमी है जिसका कोच मैं हूँ। तो अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है और वो खेलना चाहता है तो मेरे लिए हमेशा उसके लिए दरवाजे खुले। जी, बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने दी समीर जी, और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, भारत के लिए गर्वित कर देने वाले पल थे जब आपने ओलंपिक्स में आपकी टीम ने शिरकत की और आप उस टीम में शामिल थे। कल मैच भी जीता है। यदि हम बात करें खेल की, यदि बात करें तो वाकई कल हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने मैच जीता है कल। तो निश्चित ही बहुत सारी बधाइयां हम देते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं। खेलो इंडिया स्कीम की यदि हम बात करें तो भारत में खेलो इंडिया स्कीम की भी शुरुआत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और ये जो कल मैच जीता है वो निश्चित ही हम सबके लिए गौरव के पल थे। हम बात करेंगे समीर जी, जानना चाहेंगे कि भारत में खेलों की क्या स्थिति है? अब देखिए, पहले के मुकाबले अभी भारत में जो स्थिति है, जैसे आपने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी खेलों के लिए बड़े बहुत से काम कर रहे हैं। जैसे खेलो इंडिया स्कीम अभी शुरू करी है इन्होंने। खेलो इंडिया टूर्नामेंट में अंडर 18 के बच्चे खेलते हैं, और जिसकी वजह से हमारे इधर खेलों में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, जिसका मतलब हम सामने देख सकते हैं कि अभी कॉमनवेल्थ में जितने हमने मेडल जीते, इससे पहले हमने कभी नहीं जीते। और ओलंपिक्स में खासकर मैं हॉकी की बात करूंगा कि हम ब्रॉन्ज मेडल जीते। 42 साल के बाद हम किसी मेडल को जीते हॉकी में। तो कहीं ना कहीं काम हो रहा है और बहुत अच्छे स्तर पे काम हो रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता रहता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों का स्पोर्ट्स की तरफ। उड़ीसा पूरा स्टेट लगा हुआ है स्पोर्ट्स को अपग्रेड करने में। मध्य प्रदेश हमारा है ही। गुजरात में भी अभी एकेडमीज शुरू हो गई हैं, छत्तीसगढ़ में एकेडमीज, पंजाब में। तो आप देखिए कि लोगों में एक स्पोर्ट्स की तरफ एकदम से रुझान आया है, और जिसका रिजल्ट हमें ये दिख रहा है कि कॉमनवेल्थ में हम बहुत अच्छा करके आए, अभी मेडल बहुत सारे जीत के आए, और उसके बाद अभी ओलंपिक्स में टोक्यो में भी उससे पहले भी बहुत अच्छे हमने मेडल जीते। तो अभी एशियन गेम्स है उस पर फोकस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही अगर हमारा काम चलता रहा तो हम बहुत जल्दी ऊपर के 3 देशों में आएंगे जो मेडल विनर होंगे। जी समीर जी, बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने दी, बहुत अच्छी बातें बताई। और पहले एक भ्रांति थी, पहले हर पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर कहीं ना कहीं इस कथन को जुटला दिया है हम सब ने, क्योंकि भारत में खेलों का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरीके से हमारे भारत के बेटे बेटियां एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं खेलों के प्रति, तो देख सकते हैं हम कि हर एक गली में, कोने में बात करें, हम हर शहर की बात करें, हर कस्बे की बात करें, तो खेलों के प्रति जागरूकता, लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। समीर जी, आप तक हम लौटेंगे, उसके पहले हम अपनी जो हमारी समाज सेविका यहाँ पर मैडम बैठी हुई हैं हेमलता जी, उनसे बात करना चाहेंगे। हेमलता जी, और कुछ पिछले पन्नों को पलटना चाहेंगे हम? मैं 7th में थी जी, और 7th में मुझे ऐसा मौका आया, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया जो टॉकीज के अंदर हुआ, मेरे देश की धरती सोना उगले हम। तो उसमें हर लेकर मैंने मनोज कुमार का रोल किया जी। 100 वर्ष पूरे हो गए थे स्कूल को, तो उसमें मदर टेरेसा आई थी जी। और मदर टेरेसा जब आई
तो उनको पूछा, नाम पूछा, आखिरी में जब वो पूरा प्रोग्राम के बाद वो मिली मुझसे, तो वो विश्वास नहीं कर पाई कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। हाँ, और उन्होंने मेरे हाथ चूमे और बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुई हैं आपको बहुत जी। ज़्यादा खुश हुई। और तब से मुझे लगता था कि मैं उन्हीं की जैसे समाज सेवी बन सकती हूँ। जी बिल्कुल। मैं क्यों नहीं काम कर सकती? वो कितनी गरीबों के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम करती है। तो यानी मेरे कहीं ना में कहीं मदर टेरेसा भी आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा की स्रोत है। पहले नंबर पे। जी बिल्कुल। तो हेमलता जी, आपके बारे में हमने जाना है, हमें पता चला है कि आप कुछ लिखती भी हैं, तो क्यों ना हाँ। कुछ गुनगुनाएं आप। मैं लिखती हूँ, बचपन से शौक था मुझे। जब मैं 9th क्लास में थी तो मुझे सांस्कृतिक सचिव बना दिया। हाँ, मैं स्कूल में अकेली लड़की। मुझे ऐसा मौका आया एक बार कि मुझे गांव में जाकर पढ़ना पड़ा। मैडम, आप लिखती तो हैं ही, साथ में खेलों में भी आपकी गहरी रुचि रही हाँ, है। खेलों भाला फेंक में, चूंकि खेल दिवस है, भाला फेंक में आप बहुत ऊंचे तक गई हैं। बहुत सारे आपने मतलब जो इस तरह के गेम्स रहे हैं स्पोर्ट्स में, मुझे उसमें हर अपनी- गेम में जी। शौक था। झाड़ों पे चढ़ना मेरा एक पहले बड़ा शौक था। मुझे मेरी बहुत शिकायत घर पे जाती थी। क्या मैडम, इसके पहले कि आप हमें कुछ सुनाएं, हम चाहेंगे कि एक संदेश दें कि क्यों बेटियों के लिए खेलना, महिलाओं के लिए खेलना जरूरी है, और देखिए, खेल कर महिलाएं कैसे फिट हो सकती हैं, तंदुरुस्त हो सकती हैं। बिल्कुल एक fit ये है। संदेश, उसके बाद आपके गाने को हम जरूर सुनना मैं तो चाहेंगे। ये कहूंगी कि कोई भी उम्र नहीं होती खेल की। कोई भी काम अगर निश्चय कर ले तो कोई उम्र की वो नहीं होती। जब चाहे, बच्चियों को तो आगे बढ़ना ही चाहिए, लेकिन हर उम्र की महिलाएं खेल में आगे मुझे तो आज इनको सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं भी इनके साथ में कुछ उम्र का तो उम्र आपने सिर्फ बोल एक ही दिया नंबर है, तो जी, बिल्कुल, हाँ, जी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कभी इनके साथ जाने के लिए। क्या देखिए, खिलाड़ी कभी बूढ़ा नहीं होता है। कभी नहीं। ये जोश, ये जज्बा रहता है जो इंसान को हमेशा जिंदा दिल बनाए रहता है और जवान बनाए रहता है। खिलाड़ी कभी बूढ़ा नहीं होता। हम आपको बता दें कि लाइव फोन इन प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और नमस्कार एमपी प्रोग्राम से आप सभी जुड़े हुए हैं। लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो आप भी जुड़ सकते हैं, प्रश्न हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचा सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हमारा ये प्रसारण होता है। 12 से 1 बजे तक इस प्रोग्राम का लाइव प्रसारण आपके लिए किया जाता है। रिपीट भी इस प्रोग्राम का होता है, आप उसको भी देख सकते हैं, और इस प्रोग्राम में डायरेक्ट हमसे जरूर जुड़ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों से आप बात कर सकते हैं। हेमलता जी, आप तक लौटेंगे हम, और हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप जो लिखती हैं, आप लिखती हैं, आप गुनगुनाती हैं, तो कुछ हम भी चाहेंगे कि कुछ हम बिल्कुल आप सुनाऊंगी मैं गुनगुनाएं और आपको। हम सुने। मैं तत्कालीन कविताएं लिखती हूँ अक्सर। और मैं जब 9th में थी तो मैंने रखा कि कल एक सांस्कृतिक सचिव हूँ मैं, कल राष्ट्रीय गीतों का प्रोग्राम रखते हैं। तो मैंने कहा कल राष्ट्रीय गीतों का प्रोग्राम है, तो यदि किसी ने बोल दिया कि आपको आता है क्या, तो क्यों नहीं मैं भी तैयारी करूं अपनी। मैं पेन कागज लेके बैठ गई। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बात जी। 9th में पढ़ती थी उस टाइम पे मैं। तो उस टाइम मैंने जो गीत लिखा, या आप चाहते हैं तो मैं उसको सुना सकती जरूर हूँ। जरूर, स्वागत है जी। मैंने राष्ट्रीय गीत लिखा पहला। स्वतंत्रता का नारा हमारा है साथियों, भारतीय देश मेरी आंख का तारा है साथियों। स्वतंत्रता का नारा हमारा है साथियों, भारतीय देश मेरी आंख का तारा है साथियों। नारा बुलंद हम तो सच्चाई का करेंगे, हर काम सदा सबकी अच्छाई का करेंगे। जो मुंह से कह दिया है वही काम करेंगे, वाह, दुनिया में अपने देश का हम नाम नाम करेंगे। ये देश हमें प्राण से प्यारा है साथियों, भारतीय देश मेरी आंख का तारा है साथियों। हिंदू ईसाई है, हिंदू ईसाई है, मुसलमान भी हम हैं, पूजा है गुरु ग्रंथ है, रमजान भी हम हैं। वाह, क्या खूब। ये शब्द बापूजी ने संवारा है साथियों, भारतीय देश मेरी आंख का तारा है साथियों। रहबर अजीज हमको महावीर सा मिला, रहबर अजीज हमको महावीर सा मिला। गांधी जवाहर शास्त्री का एक सिलसिला, भर भर के जाम मोहब्बत सबको दिया पिला। भर भर के जाम मोहब्बत सबको दिया पिला,
अंग्रेज हुकूमत कभी तकता दिया हिला, क्या बात। अंग्रेज हुकूमत कभी तकता दिया हिला। ये देश हमें प्राण से प्यारा है साथियों, भारत देश मेरी आंख का तारा है साथियों। क्या बात। नापाक इरादों को सुरंगों में सुला दो, नापाक इरादों को सुरंगों में सुला दो। धरती का बड़ा ऋण है उसे आज चुका आहा, दो। क्या बात। धरती का बड़ा ऋण है उसे आज चुका दो। ये देश की आवाज है सुनते हो जवानों, ये देश की आवाज है सुनते हो जवानों। दुश्मन के जवानों को, दुश्मन के जवानों को जमाने से मिटा दो, दुश्मन के जवानों को जमाने से मिटा दो। उसके बाद आपस में प्रेम मैं सबको यही कहना चाहूँगी, आपस में प्रेम भाव का प्रचार करेंगे, औरों को इसके वास्ते तैयार करेंगे। आपस में प्रेम भाव का प्रचार करेंगे, औरों को इसके वास्ते तैयार करेंगे। किसी को कभी न हमसे बेजार करेंगे, मुमकिन हुआ तो दुश्मनों को प्यार करेंगे। वाह 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 वाह, क्या खूब, क्या खूब। मुमकिन हुआ तो दुश्मनों को प्यार करेंगे। जी। आखिरी वाला एक शब्द, एक लाइन और बता देती हूँ आपको। औरों को बुरी लगे ऐसी बात मत करो, औरों को बुरी लगे ऐसी बात मत करो। नुकसान किसी का हो खुराफात मत करो, जी, वाह। नुकसान किसी का हो खुराफात मत करो। तुमको बुरा बनाए ऐसा साथ मत करो, तुमको बुरा बनाए ऐसा साथ मत करो। मजहब प्रांत नाम दो दो हाथ मत करो। वाह। कहती है माँ प्रेम के द्वारा ये साथियों, भारत देश मेरी आंख का तारा है साथियों। बहुत खूब। हेमलता जी की ये स्वरचित गीत अभी आपने सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि धाराओं में नफरत की कभी भी न बहेंगे, धाराओं में नफरत की कभी भी न बहेंगे। जो बात कहेंगे एकता की कहेंगे, जो बात कहेंगे मोहब्बत की कहेंगे। मेरा या यूं कहें कि हमारा ये संकल्प है साथियों, हमारा ये संकल्प है साथियों। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। तो हमेशा एकता की हम बात करते रहेंगे, एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। भारत की यही पहचान है और यही प्यारा हमारा हिंदुस्तान है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हम सभी ने बड़े धूमधाम से मनाई। आप सबकी मन में, रगों में हमेशा दौड़ती रहे देशभक्ति, देश प्रेम का जज्बा। समीर जी की ओर हम रुख करेंगे और समीर दास जी हमारे साथ में हैं। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि भारत में इन्होंने एक अलग, हॉकी के लिए एक अलग मुकाम तक पहुंचाया है। समीर जी, हम आपकी जर्नी के बारे में बात करना चाहेंगे, अपनी सफलता की कहानी आप स्वयं हमें बताएं। देखिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि भोपाल जो है वो हॉकी की वजह से ही जाना जाता है। तो मैंने भी शुरुआत करी अपने भाइयों को देख के। फादर मेरे लेके जाया करते थे मुझे ग्राउंड पे, तो सबको देख देख के मैंने भी अपनी हॉकी की शुरुआत करी। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 93 में हॉस्टल पहली बार भोपाल में खोला गया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया जी। फिर वहाँ से मेरा जो था, जो कैरियर था, वहाँ से जो कैरियर में चढ़ाव शुरू हुआ कि वो हार्ड वर्क करते थे हम लोग बहुत ज़्यादा। ये मयूर पार्क के सामने ही हमारा ग्राउंड था, और ग्राउंड भी नहीं था, वो बहुत छोटी सी ग्राउंड थी, तो वो उसी को हम लोग खुद ही बना के और खेला करते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा उस टाइम फैसिलिटीज़ थी नहीं जो आज की डेट में है। जी। तो हम सब सारे दोस्त जितने भी हमारे जो हॉकी प्लेयर थे, हम उस पर पानी डाल के और किसी तरह उसको प्लेन करके और ग्राउंड पे खेला करते थे। बहुत मेहनत करी है। फिर उसके बाद मैं जूनियर नेशनल खेलने गया 95 में दिल्ली में भोपाल की टीम से, तो वहाँ पे मैं अच्छा खेला, तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन इंडिया कैंप के लिए हुआ। तो बस वो एक इंडिया कैंप से जो शुरुआत हुई, तो फिर मैं 97 में पहली बार जूनियर टीम में आया और जूनियर वर्ल्ड कप हम लोग इंग्लैंड में खेलने गए। वहाँ पे हम फाइनल तक पहुँच गए थे, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हमें हम हार गए। तो बहुत अफसोस हुआ था कि हम इतनी दूर तक फाइनल तक आने के बाद और ऑस्ट्रेलिया से
हारे। खैर वो हार जीत होती है जब आप बिल्कुल। खेलने जाते हो, तो जी। उसको पीछे छोड़ के हम फिर जी हम लोग सीनियर टीम में 3-4 लड़के जो जूनियर के थे, जो ठीक खेले थे वहाँ पे, उनको अपग्रेड किया गया। तो वहाँ से फिर सीनियर टीम में जब हम आए तो काफ़ी हमारे जो 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 याददाश्त है वो बहुत ज़्यादा हैं सीनियर टीम में। जी। कई चीज़ें हमने अचीव करी, कई चीज़ें हम करीब करके रह गए। जी। तो इस तरह से तमाम सारी बातें यादों के पटल में जीवित तो रहती ही हैं। सबसे पहले जो मेरे मन में प्रश्न आता है वो यही आता है कि ओलंपिक्स हुआ था सिडनी में। सिडनी ओलंपिक्स की यदि हम बात करते हैं, आपकी टीम शामिल हुई थी, बहुत करीब थे हम मेडल के। ओलंपिक्स में बहुत करीब थे हम मेडल के, फिर क्या हुआ ऐसा कि वो मेडल आते आते हमारा ना हो सका? देखिए वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिसको दुनिया में नंबर 1 माना जाता है, उससे हम 2 गोल की लीड ले रहे थे। ये लीग की मैच शुरुआत की बता रहा हूँ, मैचेस की। अर्जेंटीना को हमने हराया, जो अभी ओलंपिक चैंपियन थी पिछली बार की, उसको 3-1 से हरा दिया था। फिर स्पेन को हमने हराया, जो कि बहुत ही शक्तिशाली टीम थी। ऑस्ट्रेलिया से हमारा तीसरा मैच था लीग का, हम 2-0 से जीत रहे थे। मैच ख़त्म होते होते हम बराबरी पे खेल छूट गया। हाँ, एक मैच ज़रूर था कोरिया से, जो हम लूज़ कर गए थे मैच पूल में। जी। वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम पे ये रूल चलता था। लास्ट मैच जो था पोलैंड से था, और पोलैंड कहीं भी हमारे उस फ्रेम में नहीं थी, क्योंकि या अब उसको आप ओवर कॉन्फिडेंस बोल लीजिए हमारी टीम का या हमारे मैनेजमेंट का, या उस दिन बारिश भी हो गई और 1 गोल से हम जीत रहे थे। लास्ट मिनट में उन्होंने इक्वलाइज कर दिया, बराबर कर दिया 1-1 गोल। और अगर वो मैच भी अगर ड्रॉ होता और 2-2 गोल से भी हम जीतते तो हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होते। जी। तो वो एक बहुत अफसोस की बात है। और वो धनराज पिल्ले, मुझे याद है कि वो हमारी टीम में थे, तो वो रात भर रोते रहे। हम भी रात भर सोए नहीं, जो पूरी टीम के लड़के, क्योंकि हम पर ये एक बहुत गौरव की बात है। ओलंपिक में शिरकत करना, वहां तक पहुंचना ही निश्चित ही हमारे लिए बहुत गर्व से भर देने वाले क्षण थे। और बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं कि मंजिल बहुत करीब होती है और रुकावटों के कारण हम नहीं पहुंच पाते, पर ये जज्बा आपके अंदर बरकरार रहा। हम समीर सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं खेलों में, कुछ ऐसी नई टेक्निक्स अभी आई हैं, या कुछ ऐसे परिवर्तन नियमों में? नियम तो देखिए बदलते रहते हैं। वो फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी है जो हमारी, वो नियमों को बदलती है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हॉकी वही है, वैसे ही खेल रहे थे, वैसे ही खेल रहे हैं। स्ट्रक्चरल थोड़ा सा चेंजेस किया है। यूरोपियन टीम कुछ अलग तरीके से खेलना शुरू किया है। आप ये कह लो कि हम पहले 5-3-2-1 खेलते थे, अब उसको उल्टा कर दिया है उन्होंने। उसको मतलब डिफेंस को बढ़ा लिया है, प्रोटेक्ट ज़्यादा करने लगे हैं अपने आप को बनिस्बत के अटैकिंग के लिए, क्योंकि सिंथेटिक मैदान भी नहीं थे। वो ग्राउंड की भी फ़र्क है कि ऑफ साइड ख़त्म हो गया है, तो अगर आप पीछे नहीं बचाओगे तो ऑफ साइड आप बहुत ज़्यादा गोल आप कंसीड कर लोगे। तो बहुत सी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, लेकिन हॉकी में मानता हूँ कि वही है जो, क्योंकि मैंने दोनों दौर देखे हैं। वो दौर भी देखा है कि जब हम ग्रास पे और 5-3-2-1 खेलते थे, उस वक्त मैं बड़ा हो रहा था, तो मैंने भोपाल के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को देखा खेलते हुए। और अभी भी मैं खेलता रहा, क्योंकि मैं 6-7 साल तो कंट्री के लिए खेला। हालांकि इंजरी हो गई थी मुझे ऑस्ट्रेलिया में 2003 में। मेरा ये लेफ्ट हैंड पूरी तरह खराब हो गया था जी। स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। किस टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं? ये एक सीरीज थी, वहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इंडिया 4 टीमें खेलनी थी। तो वो दो शहरों में मैच होते हैं, उसके अलग अलग जाने थे। तो मैं जब वहाँ पहुँचे हम ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ एक मैच खेल रहे थे। शायद हो सकता है लगी हो, बॉडी गर्म होती है तो मालूम नहीं चलता, लेकिन बाद में मुझे उसका एहसास हुआ। तो ये हाथ पूरी तरह वीक हो गया था। ये 2003 की बात बता रहा हूँ मैं। तो वो उसके बाद हालांकि मुझे कैंप में कॉल किया, 2-3 बार कॉल किया, लेकिन मैं गया नहीं कैंप में, क्योंकि वो पूरी तरह फिटनेस और वो नहीं आ पा रही थी। तो कई चीज़ें ऐसी हुई। उसके बाद एयर इंडिया के लिए जब पूरी तरह फिट हुआ मैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक खेला। तकरीबन मैं 25 साल तक एयर इंडिया के लिए डोमेस्टिक हॉकी में खेला हूँ। क्या बात है जी। तो और समीर दाद एक नाम है
हजारों लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। हॉकी की यदि हम बात करते हैं तो विश्व पटल में आपने न सिर्फ भोपाल का, न सिर्फ मध्य प्रदेश का, बल्कि भारत को विश्व पटल में स्थापित करने की कोशिश की है और वो काम किया है। इसलिए आप लोगों के लिए सच में प्रेरणा के स्रोत हैं। समीर जी, ओलंपिक खिलाड़ी समीर दाद हमारे साथ में हैं। बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एशियन गेम्स पर भी पहुंचेंगे। 1998 में भारत पाकिस्तान की सीरीज हुई थी, उस पर भी हम बात करेंगे, तमाम बातें हम आपसे करेंगे। उसके पहले हम हेमलता जी से बात करेंगे और समीर जी के लिए यही कहूंगी कि ये यही कह रहे हैं हमारे लिए कि मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो ये उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो ये उलझा ना करे हमसे। हमें हर हाल में खुश रहने का हुनर आता है, जीतने का हुनर आता है। तो ये जोश, ये जज्बा है जो आज समीर दाद आज इस इतनी सारी उपलब्धियों को अपने सर पे कर चुके हैं। हेमलता जी, आपसे बात करेंगे हम। समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं आप, पूर्व पार्षद भी रहकर लोगों की समाज सेवा कर चुकी हैं, लोगों की मदद कर चुकी हैं। मैडम, और हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह के कार्य आप करती हैं, लोगों की मदद किस तरह से आप करती हैं? देखिए, मदद करना तो मेरे अंदर जैसे रग रग में भरा है। चलते ही रास्ते करती हूँ मैं मदद। लेकिन और भी स्कूल में भी मैंने एक बात याद आ रही है मेरी, स्कूल में पानी नहीं था जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, पानी नहीं है, पानी नहीं है, चलो अपन कुआं खोदते हैं। मजाक मजाक में हमने कुआं खोदना चालू कर दिया। स्कूल में जब पढ़ रही थी? स्कूल में पढ़ रही थी, आप पूछ सकते हैं वहाँ जी। तो सारे बच्चे इकट्ठे हुए, हमने कुआं खोदना चालू किया। सारे बच्चों को सुबह में नाश्ता बना के देती थी और सब मैं भी साथ में, मतलब श्रम दिया उसमें, श्रम दान कर 20 फीट पे कुआं में पानी आ गया। क्या बात है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ये तो सच में स्कूल लाइफ की यदि बात कर रही हैं, यानी पन्नों को यदि हम पलटते हैं, पिछले पन्नों को, तो बहुत पीछे हमें जाना होगा और स्कूल से ही आपका ये जज्बा बरकरार है कि लोगों की हमें मदद करना है और किस तरह से प्यासों को पानी पिलाने के लिए आपने ये श्रमदान किया। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत अच्छी बात है। आज भी लोग बुलाते हैं। हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, हेमलता जी, आप तक वापस लौटेंगे। जी नमस्कार। जी मैडम नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून जी, अपना परिचय दें और प्रश्न अपना हम तक पहुंचाएं। मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ, भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। मैं समीर जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि उनको लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम हो गया था, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, तो क्या हॉकी खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है क्या? नमस्कार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे हो गया था क्योंकि मैंने बताया कि हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक प्रैक्टिस मैच हम खेल रहे थे, तो मुझे एक ऐसा झटका ज़रूर लगा था खेलते में, लेकिन बॉडी गर्म थी उस वक्त, मालूम नहीं चला। बाद में जब हमने उसकी MRI कराई तो उसमें स्पॉन्डिलाइटिस निकला था और मेरा ये लेफ़्ट हैंड पूरी तरह वीक हो गया था। और भोपाल हॉस्पिटल में जब मैं आया तो वहाँ पे डॉक्टर पटेल थे, मुझे आज भी नाम भी याद है उनका, तो उन्होंने मुझे 3 बार मेरी MRI कराई और शुक्र है कि मैं पूरी तरह रिकवर किया। तीसरी MRI जब उन्होंने देखी तो वो खुद भी हैरान रह गए थे कि ये बिल्कुल पूरी तरह ठीक कैसे हो सकती है। जब उन्होंने पहली बार देखी थी तो बहुत डर गए थे वो खुद भी। तो ऐसा नहीं है कि प्लेयरों को हो सकता है कि फ़्लाइट में एक लंबे सफ़र के बाद हम यहाँ से गए ऑस्ट्रेलिया तक, उसमें मैं गलत सो गया हूँ और जाके ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसमें जर्क और लग गई हो जिसकी वजह से वो स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। जी मैम, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। हेमलता जी, आपसे हम बात कर रहे थे और उसके पहले कि आपसे हम फिर से कुछ सुने, आपका लिखा हुआ, आपकी कविताएं, आपके गीत, उसके पहले आप जो अपनी यात्रा के बारे में बता रही थी कि किस तरह से आप लोगों की मदद करती हैं, जो बहुत सारे लोग आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित करने का काम कर रही हैं कहीं ना कहीं। एक बार ऐसा हुआ जी कि नागपुर शहर से मेरे पास फ़ोन आया कि एक बच्चा हमारे यहाँ से लापता हो गया। बोले हमने सारे शहर छान लिए लेकिन कहीं वो मिला नहीं, बस एक ड्रेस पहन के गया, एक टी-शर्ट और पैंट पहन के गया। तो 2:30 बजे रात को मैंने एक बच्चे को बुलाया, पड़ोस के, मोटरसाइकिल थी उसकी। मैंने कहा बताना नहीं किसी को, चलते हैं अपन, स्टेशन पे तो नहीं है वो कहीं। और देखो भगवान की कोई लीला है, मैंने अपने घर पे नीचे पैर छू के दरवाजे पे और निकल पड़ी और गई। तो किस्मत ऐसी थी कि वो अपने भोपाल के 1 नंबर स्टेशन पे पीछे वो बच्चा, पूरे लोगों ने उसको घेर रखा था। तो
मैंने उसको देखा, वो ड्रेस पहना हुआ और वो चेहरा जो बताया था उन लोगों ने, उस हिसाब से फ़ोटो नहीं देखा था। तो मैंने उसका नाम जो सुना, मैंने उसको गर्दन में हाथ ऐसा डाल के फंसाया और एक साइड में ले गई। मैंने कहा क्यों, नागपुर से अंकित है ना तुम? तो एकदम सक पका गया कि मेरे को कैसे पकड़ लिया है यहाँ। तो उस बच्चे को साइड में ले जाके जैसे ही मैंने बोला, मैं कहा चलो, तो लोग हल्ला मचाने लगे। वो देखिए वो मैडम ले जा रही, पुलिस को बोल दिया, टीआई को बोल दिया, सबको बोल दिया। मैंने फिर वो पहचान गई कि वही बच्चा है। तो वहाँ के पुलिस से बोल दिया मैंने, कहा आपको जो करना है कार्रवाई कर लेना, लेकिन ये बच्चा, ये मेरा मायका भी होता है नागपुर से, तो मैंने कहा ये वहाँ का बच्चा है और मैं इसको यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगी। अब मैं उसको घर ले गई, उसको पहले मोबाइल दिया, मैंने कहा चल मोबाइल से बात कर अपने पापा से। जो वहाँ रो रहे थे, 10 दिन से वो गायब था बच्चा, सारे लोगों के आंसू बह रहे थे वहाँ इतने रात को। और वहाँ पर जैसे ही मिला, मैंने फ़ोन करा तो वहाँ रात मिठाइयाँ बंटने लगी उस जगह। जैसे ही उससे बच्चे से बात किया, नागपुर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई और उस बच्चे को मैं अपने घर ले गई। अपने घर ले जा के फिर मैंने उसके सर पे खूब हाथ फेरा, हाथ मुंह धुलाया उसको खिलाया पिलाया थोड़ा सा। फिर मैंने सोचा ऐसा नहीं ये वापस भाग जाए, तो अंदर का दरवाज़ा लगा लिया। मैंने दरवाजे में ताला डाला, मैंने कहा ऐसा नहीं है कहीं वापस चले जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बच्चे को थोड़ा सा प्यार मिला कुछ कारण से। उसको पढ़ने वढ़ने के लिए तो हर माँ बोलती है, सेकंड माँ थी, लेकिन पढ़ने के लिए अपनी माँ बोले या मार दे तो कुछ किसी को लगता नहीं है। लेकिन वो अच्छे के लिए बोल रही थी, लेकिन वो लड़का घर से निकल आया। और फिर मैंने उनको जब फादर को, तो सुबह 8-10 लोग आ गए मेरे घर लेने के लिए उसको। और उस बच्चे को फिर मैंने पूरे लोग जितने भी थे उनसे सबसे बात करवा दी थी। रात को ही मैंने बात करवा दी थी फ़ोन पे। उसका परिवार खुश था, वो भी लाइन पे आ गया धीरे धीरे। और सुबह फिर दूसरे दिन यहीं मेरे घर ही खाना वाना खा के फिर उन लोगों को फिर रवाना किया। जी जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यदि इंसानियत हमारे अंदर जिंदा नहीं है तो हमारी ज़िंदगी की कोई सार्थकता भी नहीं है। हम कोई भी किसी भी ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे पद पर पहुंच जाए, उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें मानवीय संवेदनाओं का जिंदा होना जरूरी। बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं कि बिछड़े हुए को उनके घर वालों से मिलाया। नेत्रदान पखवाड़ा वीक भी अभी चल रहा है, नेत्रदान पखवाड़ा हम मना रहे हैं। आपसे हम बार बार यही कहेंगे कि आपकी मृत्यु के बाद आप नेत्रदान जरूर करें। आप नेत्रदान यदि करते हैं तो आपकी मृत्यु के उपरांत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि समीर दास जी, अभी हॉकी प्लेयर समीर दास जी, हम आपको जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान के रूप में भी मौजूद हैं, और आज अभी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से पूरे जुनून के साथ, पूरे उत्साह के साथ वो हॉकी खेलते हैं। मेजर ध्यानचंद जी की याद हम सबको आ जाती है जब समीर जी हॉकी खेला करते हैं। ये देखिए एक अलग स्टाइल, 1928 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में जब आपने 14 गोल किए थे, और वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी कामयाबी, ओलंपिक्स में जाना और भारत का नाम ऊंचा करना। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। नमस्कार एमपी कार्यक्रम आप देख रहे हैं और हमारे साथ समीर दाद हैं, हेमलता कोठारी जी भी हैं, और उनसे हम विभिन्न विषयों पर बात कर रहे हैं। खेल दिवस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, नेत्रदान पखवाड़ा के बारे में भी हमने आज आपसे बातचीत की। हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम है। हमारे टोल फ्री नंबर्स का इस्तेमाल करके और फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें, हमारा फ़ोन नंबर है 0755 266 0049। साथ ही टोल फ्री नंबर 1800 233 0040। इन नंबरों का इस्तेमाल करके हमसे जुड़ें, हमारे विशेषज्ञों से अपने प्रश्न आप कर सकते हैं। समीर जी, वापस आप तक लौटेंगे और आपसे हम जानना चाहेंगे कि अपन ने बहुत सारी बातें की। एशियन गेम्स की यदि हम बात करते हैं, 1998 में एशियन गेम्स खेला गया था बैंकॉक में शायद, तो इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो कुछ स्मृतियाँ, कुछ यादें जो आपकी जुड़ी हुई हों इस गेम से, एशियन गेम्स में जब आपने शिरकत की। देखिए, एक तो आप कंट्री के लिए अगर कोई भी एशियन गेम्स या ओलंपिक या वर्ल्ड कप में जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ तो आपकी एक एक्साइटमेंट। माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, खेल पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं खेल दिवस पर, खेल पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल करते रहें। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारी योजनाएं और भरपूर प्रोत्साहन हम सभी को दे रहे हैं। समीर जी, तो समीर जी आप क्या आगे बोलना चाहेंगे एशियन गेम्स की यदि हम बात करते हैं?
देखिए, देश के लिए अगर एक मैच खेलो या एशियन गेम्स या ओलंपिक या वर्ल्ड कप, वो एक बड़ी गर्व की बात होती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब मैं पहली बार जूनियर टीम में आया था, नेहरू स्टेडियम दिल्ली में थे हम लोग, कैंप वहीं था, और उसके बाद यूरोप टूर पे जाना था टीम को। तो मैं पहली बार मेरा वहाँ पे डेब्यू हो रहा था। तो मुझे जब कोच ने बुलाया और जो ब्लेज़र जो हमारा जो चक्र होता है वो बना होता है और इंडियन हॉकी उस पर लिखी होती है, जब वो मुझे दिया गया तो उस वक्त मेरे आंसू जो थे वो खुद ही स्क्रीन पर हम देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं खिलाड़ियों को, और ये सम्मानित करना, प्रोत्साहित करना ही है खेल जगत। बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। अगर आप किसी को सम्मान देते हैं और तो उसका दिल बड़ा होता है, मोटिवेशन मिलती है, तो वो और अच्छा करने के लिए कोशिश करता है। समीर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रोत्साहन बहुत सारी अवसरों को जन्म देता है और बहुत कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। कल का जो हमने मैच जीता उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, ट्वीट करके भी बधाई हम सबको दे रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा, हमने बात की आपसे एशियन गेम्स की, तो आपने कहा कि गौरव की बात होती है अपने देश के लिए खेलना, और वो ब्लेजर जब आपको मिला था तो गर्व से भर गया था। हाँ, तो वो उस वक्त मेरे साथ दिलीप तिर्की हमारे कैप्टन हुआ करते हैं, तो वो उड़ीसा के हैं, भुवनेश्वर के, वो भी 3 ओलंपिक खेले हुए हैं, तो वो मेरे साथ में थे। तो जब मैं रोने लगा तो उन्होंने मेरे से शोल्डर पे हाथ रखा, बोला समीर होता है ऐसा। जी। वो मतलब एक खुशी के आंसू थे कि मुझे ये चीज़ मिली है आज, इतनी मेहनत के बाद मुझे ये चीज़ मिली है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि एशियन गेम्स हम 32 साल के बाद जीते, तो वो एक जश्न का माहौल था पूरा। हम विलेज में सभी लोग, धनराज भाई थे, मुकेश कुमार, बड़े बड़े प्लेयर थे उसमें, उस टीम में, तो हम लोगों ने पूरी तरह खुशियाँ मनाई। और हिंदुस्तान आके भी बड़ा सम्मान, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी सम्मान कर रहे हैं। तो जब आप कोई चीज़ लेके आते हो, देश का नाम रोशन करके आते हो, तो आपका लाजमी है कि सम्मान आपको मिलता है। सम्मान आपको मिलता है। और समीर जी, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होती है कि हम देश के लिए खेल रहे होते हैं, तो हमारे देश की पहचान बने, देश का नाम हो, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होती है। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए आप अगर कभी नेशनल कैंप्स में जाके देखें कि क्या हार्ड वर्क जो हमारे खिलाड़ी करके जाते हैं जी। क्योंकि हम तो, मैं अपने को भी अभी आम आदमी में गिने, अगर हम जैसे कोई भी ओलंपिक में या अभी कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आए हैं, तो हम तो कह रहे यार वो तो मेडल जीता है, बट उसकी जो पीछे की जो उसकी स्टोरी है या जो उसका हार्ड वर्क है, जब जाके वो वहाँ तक पहुँचा है, तब जाकर, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो, चाहे सिल्वर मेडल हो, चाहे गोल्ड मेडल हो, वो एक अलग चीज़ होती है। पहले तो आपको जद्दोजहद करना पड़ती है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो बहुत मुश्किल काम। और फिर वहाँ पहुँच के अगर आप कोई मेडल जीतते हो, देश का नाम, जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया में रोशन होता है उससे, और जब हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम होती है, तो वो मैं बयान नहीं कर सकता कि कैसी चीज़ होती है। बिल्कुल, वो बयां कर बताने वाली चीज़ नहीं होती। जब आप खड़े होते हो तो हर चीज़ आपकी निश्चित ही गौरव के पल होते हैं, वो गौरवान्वित कर देने वाले क्षण। हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं, समीर जी आप तक वापस लौटेंगे, हेमलता जी आपसे भी बहुत सारी बातें करेंगे। जी, हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं। नमस्कार। हेलो। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं भोपाल से अशोक जैन बोल रहा हूँ। जी अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना प्रश्न करें। मैं समीर राज जी के और खेल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी अशोक जी, आपको सुन पा रहे हैं हम, समीर जी तक आपकी शुभकामनाएं पहुंची। मैंने उनको ओबिदुल्लागंज वर्ल्ड कप हॉकी में ऐशबाग में खेलते हुए भी देखा है जी, और उनके टीवी पर भी उनके खेल देखा है। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी समीर जी, भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है जी, लेकिन अभी कुछ समय से ऐसा देखने में आ रहा है कि पिछले काफी समय से भोपाल से कोई अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय लेवल पे शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी, इसका क्या कारण हो सकता है, कृपया बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इस पे एक लंबी डिबेट होना चाहिए कि क्या वजह है कि भोपाल से हमारे खिलाड़ी नहीं निकल पा रहा है। उसकी वजह, मैं जहाँ तक मैं हॉकी में मैंने देखा है, पहले तो हमारे ये आपसी झगड़े जो एसोसिएशन के चलते रहे, उस कारण से बहुत नुकसान हुआ बच्चों का। बीच में एक पेज आया था जहाँ पे भोपाल की टीम नेशनल में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, तो बच्चे परेशान हो गए थे, तो कई हॉकी से इस वजह से दूर हो गए। हो सकता है उसमें
कुछ अच्छे खिलाड़ी हों जो जा सकते थे ऊपर तक। रहा सवाल तो 2-3 प्लेयर अभी बीच में आए, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए अपने देश के लिए खेल पाए, जैसे अफान यूसुफ, उमर था, सौरभ था। ये 3-4 प्लेयर कुछ आए थे जो बीच में थोड़े टाइम के लिए रहे, लेकिन वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाए। उसकी वजह यही होती है कि जब तक आपके घर आपका ठीक नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो एसोसिएशन के झगड़े थे, जब तक आपके घर में सब चीज़ दुरुस्त नहीं होंगी तो आप कैसे फोकस करोगे, आप कैसे और आगे जाने की कोशिश करोगे। तो ये वजह है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम अभी भी परेशानी है कि भोपाल टीम नहीं जाती। अब मध्य प्रदेश की सिर्फ एक टीम जाती है नेशनल में, उसमें बच्चों को चांस कम मिलता है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा मध्य प्रदेश सरकार का, जिन्होंने एक एकेडमी शुरू करी है, जिसका मुझे कोच भी बनाया है उन्होंने, और जिसके लिए हमारी जो खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, सीएम हमारे जो हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने हॉकी के लिए बहुत कुछ किया है। और आने वाला टाइम मुझे लग रहा है कि भोपाल और मध्य प्रदेश के हमारे खिलाड़ी अब वहाँ तक पहुँचने में कामयाब होंगे। निश्चित ही अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। जो कमियां हम में रह गई हैं उनको कैसे दूर करते हुए आगे बढ़ना, और संगठन में शक्ति है, ये बहुत ज़रूरी बात है। इस बात को हमें ध्यान रखना ही होगा। हेमलता जी, आप तक पहुंचेंगे, आप तक फिर हम पहुंचेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो क्यों ना अपने दर्शकों तक हम आपकी जो कविताएं हैं जो आपने लिखा है उसको पहुंचाएं। मैं एक बार याद आ गई मुझे कोरोना काल का जो किस्सा बता दूं आपको। बिल्कुल। कि कोरोना काल में आपने देखा कि क्या स्थिति जनता की हुई। बहुत विषम परिस्थितियां रही। उस विषम परिस्थिति में हम लोगों को देखते थे कि किस तरह से हमारे पास फ़ोन आते थे कि मैडम हमको खाना नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये था कि पूरा नाम लिख के भेजो, मेरे को फ़ोन नंबर भेजो, एरिया भेजो, फिर मैं उसकी व्यवस्था एसडीएम से बोलती थी, वार्ड अधिकारी से बोलती थी, और पूरे भोपाल से कोई भी जगह से खबर आती थी वो मैं करती रहती थी। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। और ऐसे समय में जब लोग अपने घरों में छुप कर बैठा करते थे, उस समय भी आपने लोगों की मदद करी। तो और एक बहुत बड़ा किस्सा हो गया उसमें जी, कि अमरावती से 3 बच्चे गए बैतूल में। बैतूल में बोले बहुत दिनों से हम लोग कहीं गए नहीं हैं, आखिरी में कोरोना ख़त्म होने के पहले की बात है। तो वो तीनों मोटरसाइकिल पे निकल गए कि चलो हम वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं। पिकनिक मनाते हुए एक बच्चा गिरा तो पानी के अंदर नदी में, दूसरा बच्चा भी उसको बचाने में चले गया, तीसरा भी चले गया। तो 3 बच्चे थे। तो तीनों को जब मैंने पढ़ा उसके बारे में, जैसी अखबार में टीवी में आया कि वो माँ बाप के अकेले बच्चे थे और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, किस स्थिति में माँ बाप ने उनको पढ़ाया, क्योंकि जो पिताजी थे वो सब्जी का ठेला लगा रहे थे, एक के दूसरे के गार्ड थे, और तीसरा बच्चा जो छोटी सी एक बिजली की दुकान लेके बैठे थे। तो तीनों की स्थिति देख के मैंने कहा हमारे सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई हैं, योजनाओं का हम लाभ क्यों नहीं उठाएं। बिल्कुल। तो मैंने उस योजनाओं का लाभ लेने के लिए पूरे दरवाजे खटखटा दिए, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, वहाँ जिस जगह ये ख़त्म हुए, और वहाँ से पूरा करते हुए फिर उनसे आईडी मंगाया। जो चीज़ उनको ज़रूरत पड़ती थी वो हमें अमरावती में उनका नंबर लिया पूरा, उनसे आईडी, वो मेरे पास है मोबाइल में, आज भी है, शायद आपको भेजा भी है मैंने। तो उनका नंबर लेके और आईडी करके वहाँ भेजती थी। धीरे धीरे करके सारी पूरी तैयारी तो हो गई, लेकिन आखिरी में जब उनको उसमें सरकार ने योजना बनाई 4-4 लाख उनके परिवार को देने की। तो 4 लाख रुपया जब तक उनके खाते में नहीं गया, मैंने ये कहा कि पैसा हम दिलवाएंगे लेकिन उनकी मदर को, और मदर की एफडी होगी, ये शर्त मैंने रखी थी। सही व्यक्ति तक उसका लाभ। हाँ, सही लग। तो वो 4 लाख रुपए की मदद हमारी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने तीनों बच्चों की माताओं को पहुंचाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। चलते चलते नेत्रदान पखवाड़ा भी हम मना रहे हैं। नेत्रदान का क्या महत्व है, इस विषय पर एक बार और हम जुड़ते हैं, बात करते हैं हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे डॉक्टर से। जी नमस्कार। नमस्कार जी मैडम, क्या जरूरत है नेत्रदान करने की, और नेत्रदान के प्रति जागरूकता हम कैसे फैला सकते हैं? एक संदेश आपकी तरफ से। नेत्रदान की जरूरत ये है कि नेत्रदान करके जो अंधे, जिनके जीवन में अंधकार बचा है, उनको हम रोशनी देते हैं, उनको एक जीवन देते हैं। तो इसलिए नेत्रदान बहुत जरूरी है।
और इसका प्रचार प्रसार ऐसे है कि हम माउथ टू माउथ इसका प्रचार करें और उनको समझाएं पब्लिक को ये जरूरी है। और नेत्रदान करने से आंख में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्फिगरमेंट नहीं होता, आंख खराब नहीं होती, और जो शव है वो उसमें कुछ डिस्फिगरमेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और उससे उसकी आंख से दुनिया दूसरे लोग देखते हैं, मतलब उसकी आंख जीवित रहती है मनुष्य के मरने के बाद। मरने के बाद भी यदि हमारी आंखें जिंदा रहती हैं और उन आंखों से हम ये खूबसूरत दुनिया को देखते हैं तो सच में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और बहुत अच्छा हमें लगता है हम दूसरों के काम आए, नेत्रदान करें। डॉक्टर निशा मिश्रा नेत्र विशेषज्ञ भी हमसे जुड़ी थी, आपका बहुत धन्यवाद मैडम। जाते जाते आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी हेमलता जी? मैं एक जानकारी देना चाहूँगी कि नेत्रदान के बारे में मैं बोलूँगी। मैंने बहुत सारे पहले इसके फॉर्म भी भरवाए, और अभी कुछ साल पहले मेरे खुद के ब्रदर, एक बहुत संक्षिप्त में हम आपसे खुद के ब्रदर की डेथ हुई, तो उसकी दोनों आंखें हमने दान दिलवाई इसके। और कहीं भी ऐसे किसी का हादसा मालूम हो जाता है तो हम उनको प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं कि प्लीज़ आंखें दान कर दीजिए। जी, तो सच में नेत्रदान करना वाकई एक बहुत बड़ी बात होती है, हमें नेत्रदान करना चाहिए। नमस्कार एमपी कार्यक्रम देख रहे थे आप सभी, आप हमारे कार्यक्रम से हमेशा जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ में। विशेषज्ञ के रूप में समीर दास जी आज हमारे साथ में थे, हॉकी प्लेयर, ओलंपिक प्लेयर आप हमारे साथ में थे, साथ में हेमलता कोठारी जी आज हमारे साथ में थी। दोनों हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद करते हैं। और निश्चित ही अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों के काम आते रहें, आगे बढ़ते रहें, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। खेल दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार एमपी में जल्द होगी आपसे हमारी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे वृंदा प्रधान अजमेरा को दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।